नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स क्या होता है। दो मध्यमानों के बीच सार्थकता के अंतर को कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी, कोरिलेशन वगैरह देखे थे। तो उसी तरीके से अब दो मध्यमानों के बीच अगर जो है आपको अंतर पता करना हो तो वो कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। सिग्निफिकेंस of mean of significance of difference between two means। दो मध्यमानों की सार्थकता के लिए जो है कैसे टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें देखिए एक होता है सीआर टेस्ट और दूसरा टी टेस्ट होता है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब दो मध्यमान रहते हैं, दो मध्यमानों के बीच आपको अंतर ज्ञात करना रहता है तो सिंपली क्या होता है, क्या करते हैं कि मान लीजिए ये दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, ये दो ग्रुप है, इनके बीच जो है मान लीजिए आईक्यू है। ये देखना है हमको कि ग्रुप 1 का आईक्यू या ग्रुप 2 का आईक्यू, किसका आईक्यू ज्यादा है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, आईक्यू का टेस्ट जो है इन दोनों बच्चों पर एडमिनिस्टर करेंगे, प्रशासित करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर हम बता देंगे कि ग्रुप 1 ज्यादा है या ग्रुप 2 ज्यादा है। ये अब एक सिंपल सी बात होती है कि मान लीजिए आपने देखा कि इसका जो है मीन का आईक्यू का मीन आया मान लीजिए 100 और ग्रुप 2 का आया मान लीजिए 110 मान लीजिए। ठीक है, अब देखें तो सिंपली हमको दिख रहा है मीन दोनों में कि इसका जो है ग्रुप 1 का मीन 100 है, ग्रुप 2 का 110 है। तो ऐसी स्थिति में सिंपली यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि ग्रुप 2 का मीन ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आईक्यू ग्रुप 2 का ज्यादा है। लेकिन देखिए यहाँ पर तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये कि जो ये अंतर आ रहा है ये रियल है, सही है। दूसरा है कि ये जो अंतर आ रहा है ये जो है सैंपलिंग एरर के कारण हो। और तीसरा ये है कि जो ये अंतर है ये सही नहीं है, हो सकता है कि ग्रुप 2 ज्यादा हो। ठीक है, हो सकता है ग्रुप 1 ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में ये तीन जो है कंडीशन बनती हैं कि आपको देखने में तो ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि ग्रुप 2 ज्यादा है और ग्रुप 1 कम है, लेकिन जो है रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि जो है सही हो भाई, ऊपर से अगर जो है ये दिख रहा है तो ये सही हो, लेकिन दूसरी कंडीशन बनती है कि सैंपलिंग एरर, जो आपने सैंपल जो है कलेक्ट किए हैं उसमें सैंपलिंग एरर हो सकती है। ऐसी स्थिति में इसका जो है ग्रुप 2 का जो है मीन ज्यादा आ रहा है। और तीसरा ये है कि हो सकता है कि जो है ग्रुप 1 की जो है आईक्यू ज्यादा हो, लेकिन यहाँ दिख जो है इसकी ज्यादा रही। तो इसको निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको सही ढंग से निकालने के लिए ऑथेंटिसिटी के लिए इसका स्टैंडर्ड एरर सबसे पहले ज्ञात किया जाता है, जिसको मानक त्रुटि कहते हैं। तो मानक त्रुटि का फार्मूला इससे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ मीन में भी हम लोगों ने देखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ मीन में क्या होता है कि m सिग्मा m अपॉन इक्वल टू s अपॉन अंडर रूट n। ठीक है, ये तो एक जो है मीन के लिए है, एक ग्रुप के लिए है। लेकिन जब दो ग्रुप हो तो दो ग्रुप के लिए समान रूप से अगर आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना हो तो ऐसी स्थिति में कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला देखिए, तो अगर दो जो है ग्रुप हैं तब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इक्वल टू अंडर रूट S1 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन N2। ठीक है, तो ये जो है दो समूहों के लिए जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला होता है। ठीक, यदि अब इसको भी समझ लें, यदि जो है ये ज्यादा रहता है तब N30 से ऊपर रहता है तब, ठीक, तब जो है ये फार्मूला लगेगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के लिए। दूसरी कंडीशन होती है कि अब मान लीजिए N30 से कम हो तब,
तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, S1 का स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1 प्लस H2 का स्क्वायर अपॉन N2 माइनस 2 सॉरी 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि ऐसा क्यों किया गया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए N30 के ऊपर है और N30 के नीचे है, तो दोनों फार्मूले चेंज हो गए थोड़े से। अब इसको समझ लें कि वास्तव में ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये जो N30 है, ये 30, ठीक है, ये 30 जो है एक बेस लाइन है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉपुलेशन है आपका और इससे आपने सैंपल लिया, ठीक है। अब इस सैंपल के आधार पे आपने ये फार्मूला बनाया, ठीक। दो सैंपल रहेंगे S1 और S2, जिसके आधार पे आप सैंपल 1 मान लीजिए और सैंपल 2, इसके आधार पे ये फार्मूला आपने बनाया। तो अगर N30 है आपका सैंपल साइज, तब तो जो इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको समझ लीजिएगा, जो पॉपुलेशन से जो है आपने सैंपल लिए, सैंपल 1 और सैंपल 2, वो जो है अगर N30 के ऊपर है, अगर जो है सैंपल की साइज जो है 30 के ऊपर है, तो जो है या जो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों से प्राप्त हो रहा है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। भाई हमारा काम क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उससे सैंपल लेके जो रिजल्ट आते हैं वो पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करना। लेकिन अगर जो है, तो इसलिए अगर ये N30 जो है उसके ऊपर रहता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक से जो है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर N30 जो है कम है, ठीक है, ये सैंपल साइज अगर इसका 30 से कम है, तो जो S1 और S2 है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम करके आते हैं। तो इससे जो रिजल्ट मिलेंगे वो पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज नहीं होंगे, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर उसके सैंपल साइज में से एक निकाल देते हैं, एक घटा देते हैं, फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ताकि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जो सैंपल से हमको रिजल्ट मिल रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट कर सके। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो अब देखें कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमको दोनों मिल गई। ये क्या है, N30 से बड़े के लिए और ये जो है N30 से छोटे के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता आप निकालते हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लगता है। तो देखिए दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की तरफ, जैसे इसको समझ लें। एक होता है CR टेस्ट, जिसको कहते हैं क्रिटिकल रेशियो टेस्ट या क्रांतिक अनुपात परीक्षण, और दूसरा होता है T टेस्ट, जिसको कहते हैं T परीक्षण, ठीक। अब यहां पर दोनों के लिए फार्मूले अगर आप देखें तो CR टेस्ट जब 30 के ऊपर रहती है संख्या तब के लिए है, और T टेस्ट क्या होता है जब 30 के नीचे रहे संख्या तब के लिए। ये तो एक थ्योरेटिकल कंडीशन है, लेकिन नॉर्मली हम लोग T टेस्ट दोनों में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उसको बताते हैं अभी, लेकिन पहले CR का फार्मूला देखें। तो M1 बार M2 अपॉन सिग्मा D। सिग्मा D आपको पता है क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो भी हमने निकाला था। अब यहाँ पर ये जो निशान लगा हुआ है, जो सिंबल लगा हुआ है, ये बताता है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, M1 की या M2 की, ठीक है, जो एक सैंपल की जो मीन आई है या दूसरे सैंपल की, जिसकी मीन ज्यादा होगी आप उससे घटा देंगे, या M1 माइनस M2, ये दोनों कंडीशन रहती है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी उससे आप घटाएंगे, ताकि माइनस का जो है साइन यहाँ पर ना आए। और सिग्मा D क्या है, सिग्मा D आपको पता है अंडर रूट S1 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन N2, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसका भी फार्मूला होगा T टेस्ट का। अब T टेस्ट क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि T टेस्ट वास्तव में जब आप जो है, एक मिनट इसका भी लिख लें, M1 बार M2 अपॉन सिग्मा D। सिग्मा D क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा D आपका अंडर रूट S1 का स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1 और प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन N2 माइनस 1।
ठीक, ये फार्मूले हैं। अब ये देखिए दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लें। सीआर टेस्ट और क्रिटिकल रेशियो टेस्ट में, सीआर टेस्ट जब N30 जो है आपका, मान लीजिए पॉपुलेशन जो है बड़ी है, 30 के ऊपर है, तो इसका जो एनपीसी पर जो कर्व बनता है वो नॉर्मल बनता है। एनपीसी पर ये कर्व नॉर्मल बनेगा, इसको कहते हैं सीआर टेस्ट के लिए। लेकिन जब आपका टी टेस्ट के लिए इसका कर्व बनाएंगे, N30 जितना छोटा होता जाएगा तो N30 के लिए कर्टोसिस की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लें, इसको बता दें। ये समझ लें कि मान लीजिए ये है N30, तब तो ये कंडीशन बनेगी, नॉर्मल एनपीसीआर का बनेगा। लेकिन जैसे ही जो है आप n को घटाते जाएंगे, मान लीजिए आपने कहा n है आपका 20, तब जो है ये थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। अब इसी तरीके से और इसको कर लेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, ये मान लीजिए N10 है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो कर्व है ये सीधे सीधे जो है लिप्टोकर्टिक टाइप का बनेगा, जहां पर कर्टोसिस की वैल्यू, अब नॉर्मली भाई जो कर्टोसिस की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.063। ठीक है, ये वैल्यू होती है। लेकिन जैसे ही कर्टोसिस जो है की वैल्यू ज्यादा होने लगती है, 0.603 से ज्यादा होने लगती है, तो ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी की जो ये कर्व लाइन है, ये जो है लिप्टोकर्टिक हो जाती है, एकदम शीर्ष वाली हो जाती है, ऊंचाई वाली हो जाती है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर नहीं है। जैसे ही आप जो है n को बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, n को बढ़ाते जाइए तो कंडीशन जो है यहां पर लौट आएगी। ठीक, दोनों में अंतर कोई नहीं, दोनों टी टेस्ट में, अच्छा इसको कहते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन दोनों में अगर आप सीआर टेस्ट की बात करें या टी टेस्ट की, तो दोनों में अंतर कोई नहीं है, केवल और केवल किसका है कि n का है। अगर n आपका जो है 30 के ऊपर है तो सीआर टेस्ट लगता है, और n जो है आपका 30 के नीचे है तो आपका टी टेस्ट लगता है। लेकिन अब अगर आप बात करिए नॉर्मली, तो नॉर्मली हम लोग टी टेस्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि टी टेस्ट ज्यादा जो है आपका प्रिसाइज और यथार्थ परीक्षण है, इसलिए हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। टी वास्तव में जो है सीआर का ही एक फॉर्म है। जैसे जैसे आप जो है टी की एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो सीआर में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे सी कन्वर्ट हो टी जो सीआर टेस्ट सॉरी टी टेस्ट सीआर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इसका यूज करते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि टी टेस्ट आपने देखा होगा हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। कई बार इंटरव्यू में सवाल ये पूछा जाता है कि टी टेस्ट में टी स्मॉल ही क्यों होता है, टी टेस्ट में टी स्मॉल क्यों है। अब इसका जवाब ये है कि जब टी टेस्ट की बात होती है तो टी टेस्ट को सबसे पहले समझे इसको, तो इनको बताया था W.S. गॉसेट ने 1908 में। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका छोटे टेस्ट के लिए इस प्रकार का बनता है, जो हमने बात की अभी कि एक शीर्ष वाला कर्व बनता है। ठीक है, तो इसमें और जो है छोटे सैंपल में और बड़े सैंपल में अंतर आ जाता है। बड़ा सैंपल क्या होगा, नॉर्मल बनेगा। तो इन्होंने एक पेपर लिखा और इसको पेपर को लिखा प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। ठीक है, ये पेपर लिखा और इस पेपर को पब्लिश कराया। अच्छा, अब इसमें भी जो है एक समस्या बनी इनके साथ कि ये गॉसेट साहब यूके में जो है एक शराब की फैक्ट्री में, ब्रेवरी में काम करते थे। ठीक है, शराब की फैक्ट्री में काम करते थे और जो है ये गणितज्ञ थे। तो अब यहाँ पर एक जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि जो हम कोई भी जो है अपना पेपर या जो है किताब या कुछ जो है पब्लिश नहीं कराएंगे। तो इन्होंने अपना जो है एक स्यूडो नाम दिया,
स्यूडो नाम से इस पेपर को पब्लिश कराया। स्यूडोनेम से, एक छद्म नाम से अपना इस पेपर को पब्लिश कराया। इस पेपर को जब पब्लिश हो गया तो इसको देखा 1908 में इन्होंने बताया था, 1926 में इसको देखा फिशर साहब ने। ठीक है, फिशर ने देखा तो फिशर ने फिर ये देखा कि भाई वास्तव में जो गॉसर साहब ने बात की है वो एकदम सही है। तो इन्होंने, फिशर ने इसका जो है एक नाम दिया स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी के आधार पे आपका टी टेस्ट बना। छोटे प्रतिदर्शों के लिए टी टेस्ट का यूज किया जाता है, इसलिए देखें आप यहाँ पर स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी बीच में है तो इसलिए टी हमेशा इस्तेमाल होता है किसी भी टेस्ट के लिए। तो आप अगर पूछा जाए तो नॉर्मली जो है आप लोग टी स्कोर बोल देते हैं। टी स्कोर क्या होता है? टी स्कोर वास्तव में जो स्टैंडर्ड स्कोर होते हैं वो होते हैं जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर। तो ये स्कोर ये दूसरा है, लेकिन टी टेस्ट दूसरी चीज बताता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए एक जो है न्यूमेरिकल से हम इसको समझते हैं सीआर टेस्ट और जो है क्रिटिकल रेशियो टेस्ट और टी टेस्ट को, कि कैसे जो है आप निकालेंगे, कैसे जो है इसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे, कैसे इसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और कैसे जो है इसको लिखेंगे, इसको समझिए। तो मान लीजिए एक जो है न्यूमेरिकल है कि मान लीजिए बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं, इनके मीन एसडी और एन दिया हुआ है और इसके मीन एसडी और एन दिया हुआ है। तो अब आपको निकालना है, मान लीजिए इनका जो है ये मीन है, ये आईक्यू। ठीक, ये आईक्यू में जो है मीन एसडी और ये नंबर दिए हुए हैं और फिर आपको जो है इसका जो है निकालना है कि क्या इनके आईक्यू के बीच अंतर है या नहीं, ये बताना है। तो अब यहां पर आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव अगर इसको लिखना चाहे तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? टू कंपेयर द IQ of boys and girls। ठीक है, या इसको हिंदी में कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों की IQ के मध्य जो है तुलनात्मक अध्ययन या तुलना करना। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। अब इसकी हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी? अच्छा, पहले इसकी वैल्यू थोड़ा सा लिख लें, वैल्यू लिख लें कुछ। मान लीजिए ये हमने लिख दिया n 100 है बॉयज और इनका मीन है 74.5 और 8.2 एचडी। इसी तरीके से इनका 120 है ये और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है 9.8 और मीन है 65.5 या सेम। ठीक है, ये इतना जो है आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल में। तो अब आपको बताना है कि इनके बीच जो है डिफरेंस है या नहीं। तो ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया। ऑब्जेक्टिव आपने बना लिया कि टू कंपेयर द आईक्यू ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब इसका जो है हाइपोथेसिस क्या होगा? देखिए, हाइपोथेसिस यहाँ पर 2 बनेंगी। तो नॉर्मली जो है, अब इसको भी समझ लें कि हाइपोथेसिस जो एक नल बनेगी और एक रिसर्च बनेगी। तो नल हाइपोथेसिस में भी जो है आप जनरली जो है फोकस नल हाइपोथेसिस की तरफ करिएगा, क्योंकि टेस्टिंग के समय, एनालिसिस के समय हम नल हाइपोथेसिस की ही टेस्टिंग करते हैं, रिसर्च की नहीं करते। तो इसकी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? मान लीजिए नल बनानी है तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ आईक्यू बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। इसी तरीके से इसका जो है रिसर्च हाइपोथेसिस क्या हो गया कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन जो है इन कॉन्टेक्स्ट विद आईक्यू। ठीक, इस तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं, इसकी हाइपोथेसिस। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कैसे करेंगे? अब सेम वही प्रोसेस चलेंगे कि इसका
मान लीजिए आपको टी निकालना है, तो टी के लिए क्या फार्मूला होता है, m1 माइनस m2 अपॉन सिग्मा डी। सिग्मा डी क्या होता है, s1 का स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि अब देखिए यहां पर जो है n बड़ा है, ठीक है, n सैंपल साइज बड़ी है, तो आप डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे सिग्मा डी हो जाएगा आपका अंडर रूट s1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 का स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है, दोनों स्थितियां चलती हैं, टी में दोनों स्थितियां चलती है। आप सैंपल साइज बड़ा है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है n माइनस 1। ठीक है, अब सिग्मा डी, अब इसको यहाँ पर लिख ले, s1 इसका स्क्वायर क्या है 74.5 का स्क्वायर अपॉन 100 और प्लस ये है आपका 65.7 का स्क्वायर अपॉन ये है 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू सिग्मा की आई है आपकी, सिग्मा डी की 1.21। ठीक है, 1.21 आ गया। अब यहाँ पर टी में रख दीजिए, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 कितना है आपका, अच्छा ESD यहाँ पर लिखना है, ESD का 8.2 और ये है 9.8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.21 आएगा। अब m1 माइनस m2, अब देखें जो बड़ा है, अब 74.5 माइनस 65.7 बटे ये 1.21। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, कितने आई है 7.21। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब इसको जो है अगर आपको लिखना है रिसर्च में या एक्सप्लेन करना है न्यूमेरिकल में एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। अब जैसे इसको अगर आपको करना हो तो हम मिटा दें इसको, अब आप टेबल बनाएंगे, टेबल के आधार पर ही जो है आप आगे का काम करेंगे। ठीक है, अब टेबल के लिए टेबल बनाएंगे, मान लीजिए ये टेबल है आपकी। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे ग्रुप 1 या बॉयज लिख लीजिए और गर्ल्स लिख लीजिए और यहां पर लिखिए सिग्मा डी और टी और टेबल वैल्यू। ठीक है, इतनी चीजें आपको लिखनी है। अब यहां पर लिखेंगे मीन और एसडी और इसका मीन और एसडी। ठीक, सिग्मा डी कितना आया, टी कितना आया है, तो ये सारी की सारी वैल्यू अब यहाँ पर आप भर लेंगे। मीन एसडी, इसका जो मीन एसडी कितना है इसको यहां से लिख लीजिए, और ये सिग्मा डी आपका 1.21 आया था और टी की वैल्यू आई थी 7.14। अगर टेबल देखेंगे, अब यहाँ पर भी आपको देखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पिछले लेक्चर में हमने बताया था कैसे देखा जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब यहाँ पर देखिए दो ग्रुप है, तो n1 माइनस 1 और n2 माइनस 2, सॉरी माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर देख लें n1 कितना है 100 माइनस 1 और प्लस n2 कितना है 120 माइनस 1। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 230 यानी 228 आएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 228 पे अब यहां पे लिख लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 228। ठीक है, यहाँ पर टेबल देखेंगे तो 0.05 पे और 0.1 पे, जिस पे आपको देखना हो। जैसे 0.01 पे आया है इसकी वैल्यू 2.58। सिंपल आप जो है इसकी टेबल किताबों में पीछे दी रहती है, वहां से बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो 0.01 या 0.5 पे देख सकते हैं। ये सारे के सारे 0.01 है 0.5 पे क्या है, ये पिछले वाले लेक्चर में हमने सब बताया आपको। ठीक, तो अब यहाँ पर अब लिखेंगे आप कैसे इसको, कि देखिए ये वैल्यू आ गई सारी आपकी, तो इस प्रकार से टेबल बना लेंगे और लिखेंगे कि देयर इज इट इज फाउंड दैट, यहां पर लिखेंगे इट इज फाउंड दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी कितना है 0.712। It is found that the calculated value of t is 7.12 at the
and the table value is 2.58 at degree of freedom 2 to 8. ठीक है. So the calculated value is higher than the table value. ठीक है. टेबल वैल्यू. So we can set that null hypothesis is rejected. क्यों? क्योंकि आपकी टेबल वैल्यू देखिए, ये जो है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. हाँ, तो फिर लास्टली कहेंगे कि लास्टली वी कैन से दैट जो भी अंतर आ रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स में अंतर है या देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. इस प्रकार से ये पूरी की पूरी टेबल आप बनाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से ये टी टेस्ट और क्रिटिकल रेशियो टेस्ट है. बाकी अब नेक्स्ट करते हैं नोवा की बात करेंगे. थैंक यू.